जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं मयूर मोगरे और आज हम फंडामेंटल राइट्स का लास्ट पार्ट देखने वाले हैं। जी हाँ, आज हमारा फंडामेंटल राइट्स जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। हमने जितने भी आर्टिकल्स है कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से देखे हैं। अब आज हम जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसका प्रेजेंट स्टेटस देखेंगे। आर्टिकल 31 ए, बी और सी को समझने की कोशिश करेंगे। उसी के साथ साथ जो फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 के बाहर हमें देखने को मिलते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उन्हें हम देखेंगे। और उसी के साथ साथ जो क्रिटिसिज्म है फंडामेंटल राइट्स का, उसे समझेंगे। और इस तरीके से आज हमारा फंडामेंटल राइट्स कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप वीडियो अपडेट्स के लिए और एमएम एकेडमी से रिलेटेड जो भी अपडेट्स आते हैं उसके लिए इंस्टाग्राम और टेलीग्राम दोनों पर फॉलो कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम राइट टू प्रॉपर्टी सबसे पहले देखने वाले हैं। तो राइट टू प्रॉपर्टी मतलब क्या है कि मेरी जो भी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है कि जो मेरे पास एसेट है ना। एसेट मूवेबल हो सकता है, इमूवेबल हो सकता है। यहाँ पर बेसिकली हम बात कर रहे हैं जो मेरा इमूवेबल एसेट है, मतलब कि अगर मैंने कोई जमीन खरीद के रखी है, अगर मेरा कोई घर है, अगर किसी भी तरीके की चीज अगर मैं मेरी जमीन पर बांधता हूं तो वो रहेगा प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर राइट टू प्रॉपर्टी, मेरा उस प्रॉपर्टी पर क्या अधिकार है, मेरे कौन से राइट्स है उस प्रॉपर्टी को लेकर। अब मेरी जो प्रॉपर्टी है, क्या वो कोई भी आकर जब्त कर सकता है, क्या वो सरकार आकर जब्त कर सकती है, इसी के बारे में जो अधिकार है वो हमारे संविधान में हमें देखने को मिलते हैं। अब देखिए, जब हमारा संविधान आया था उस टाइम पर ओरिजिनली राइट टू प्रॉपर्टी जो है ये वन ऑफ द 7 फंडामेंटल राइट्स था अंडर द पार्ट 3। मतलब हमारे संविधान का जो हमने पार्ट 3 देखा है, अब तक हम पार्ट 3 के ही आर्टिकल्स देख रहे हैं। तो उसमें जो हमने अलग अलग आर्टिकल्स देखे हैं और उसी के साथ साथ जो अलग अलग सेक्शंस देखे हैं, तो राइट टू प्रॉपर्टी जो है ये इसी का एक पार्ट था। हमें यहाँ पर जो पार्ट 3 है इसी में नजर आ रहा था। अब ये कौन कौन से आर्टिकल्स में नजर आ रहा था, तो ये हमें नजर आ रहा था आर्टिकल 19(1) सब क्लॉज 4 में और उसी के साथ साथ आर्टिकल 31 में। तो ये दोनों जगहों पर हमें राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो देखने को मिल रहा था। अब बट ऑब्वियस है कि जब ये हमारा फंडामेंटल राइट है तो कोई भी उसे नहीं छीन सकेगा, और अगर कोई छीनने की कोशिश करता है तो हम सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। और यही चीज हमें उस वक्त देखने को मिल रही थी। और हो क्या रहा था उस जमाने में कि हमें जस्ट आजादी मिली थी। अब जस्ट आजादी मिलने की वजह से क्या है कि डेवलपमेंट जो है वो तो चाहिए ही था। अब डेवलपमेंट के लिए जो डेवलपमेंट है वो ज्यादातर डेवलपमेंट आप उस टाइम पर देखोगे तो गवर्नमेंट की तरफ से किया जा रहा था। मतलब जो प्राइवेटाइजेशन है वो उस वक्त तक आया नहीं था। अगर आपको याद होगा कि हमारे यहाँ पर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जो एलपीजी रिफॉर्म है वो 1991 के बाद देखने को मिलते हैं। तो उससे पहले अगर आप देखोगे तो जो भी डेवलपमेंट है वो सरकार अपनी तरफ से कर रही थी। अब जब सरकार को डेवलपमेंट करना है, रोजगार पैदा करना है, तो बट ऑब्वियस है कि उन्हें जमीन जो है वो चाहिए रहेगी, है ना। अगर कोई भी रेलवे ट्रैक बिछानी है या फिर अगर कोई ब्रिज का कंस्ट्रक्शन करना है तो बट ऑब्वियस है किसी ना किसी की जमीन के ऊपर से वो जाएगा। तो अब जमीन जो है वो तो लेना पड़ेगा। लेकिन जो राइट टू प्रॉपर्टी है, फंडामेंटल राइट्स में रहने की वजह से जो जमीन है वो लेने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। अब वो जब लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो बट ऑब्वियस कि डेवलपमेंट हो पाएगी क्या, नहीं हो पाएगी। तो एक तरफ जहां डेवलपमेंट करना था, दूसरी तरफ ये राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट था। तो ऐसे सिनारियो में अगर कोई भी उस टाइम पर अगर सरकार जो है वो किसी की जमीन लेने की कोशिश भी करती है और अगर वो सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है उसे तो ये समझ में आ रहा है कि हाँ डेवलपमेंट जो है वो करना है, मगर उसी के साथ साथ जो सुप्रीम कोर्ट है वो तो गारंटर है ना फंडामेंटल राइट्स का। तो इसीलिए उसे क्या करना पड़ेगा, जो फंडामेंटल राइट्स में कहा गया है उस पर अमल करना पड़ेगा। और इसीलिए जो सुप्रीम कोर्ट है वो यही कर रहा था कि नहीं भैया, आप यहाँ पर जमीन जो है वो नहीं ले सकते हो। और इसीलिए ये जो सेक्शन था फंडामेंटल राइट का, ये काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था और इसी वजह से काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल भी रहा। और काफी सारे चेंजेस, काफी सारे अमेंडमेंट्स हमें इस सेक्शन में राइट टू प्रॉपर्टी में देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे तो आर्टिकल 19 जो है ये गारंटी करता है सिटीजन के लिए। अगर आपने देखा है, हमने जब आर्टिकल 19 देखा था उस टाइम पे हमने देखा था कि आर्टिकल 19 ये सिर्फ और सिर्फ सिटीजन के लिए अवेलेबल है। लेकिन जो आर्टिकल 31 था ये सभी के लिए अप्लीकेबल था। देखिए, ऐसा भी होता है ना कभी कभार कि हम किसी और कंट्री, जैसे शाहरुख खान का जो एक घर है वो लंदन में भी है, दुबई में भी है। तो इस तरीके से जो दूसरे देश के लोग होते हैं, नागरिक होते हैं, वो भी प्रॉपर्टी जो अपनी लेते हैं। तो इस तरह की चीजें हमें देखने को मिल रही थी। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। आर्टिकल 19 सिर्फ सिटीजन के लिए है और आर्टिकल 31 जो है ये सभी के लिए अप्लीकेबल हमें देखने को मिल रहा था, जो कि अधिकार दे रहा था अगेंस्ट डिप्रीवेशन ऑफ हिज प्रॉपर्टी। मतलब उसकी जो प्रॉपर्टी है वो कोई भी छीन नहीं सकता है उससे। अब यहां पर अगर आप देखो तो एम्पावर किया जा रहा था
कि स्टेट जो है वो एक्वायर कर सकती है या रिक्विजिशन कर सकती है प्रॉपर्टी की सिर्फ दो कंडीशंस पर। अब ये तो हमें पता है कि डेवलपमेंट के लिए जमीन जो है वो लगेगी, सरकार को जमीन जो है उसकी जरूरत पड़ेगी, तो अब सरकार जो है जमीन ले सकती है, लेकिन सिर्फ दो ग्राउंड्स पर। अब ये दो कंडीशंस कौन कौन सी है? पहली कंडीशन हमें देखने को मिलती है कि ये सिर्फ और सिर्फ पब्लिक पर्पस के लिए रहना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, ये जो कंडीशंस होती है ये अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, और प्रीलिम्स हो मेंस हो दोनों इसके हिसाब से आपको ये पता रहना चाहिए कि राइट टू प्रॉपर्टी। सीधा आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द प्रेजेंट सिनारियो ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी, तो उसके लिए आपको थोड़ा बैकग्राउंड भी लिखना पड़ेगा। तो ये जो चीज है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि दो ही ग्राउंड पर सिर्फ सरकार जो है वो जमीन किसी की ले सकती है। पहली, अगर आप पब्लिक पर्पस के लिए कर रहे हो, है ना। पब्लिक पर्पस मतलब कैसे कि अगर वहां पर ब्रिज बनाना हो जो कि लोगों के लिए काम आएगा, अगर ट्रेन की रेलवे ट्रैक जो है वो बिछानी हो, लोगों के काम आएगी। ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री जो है उसका कोई बड़ा भवन बांधना है तो उसके लिए जमीन जो है वो ली जा रही है, वो आप नहीं ले सकते हो, ठीक है। दूसरी कंडीशन यहां पर थी कि जो कंपेंसेशन है ओनर को वो दिया जाना चाहिए। मतलब कि अगर मेरी जमीन है, वो जमीन की कीमत फॉर एग्जांपल अगर 10 लाख रुपए है, तो सरकार को मुझे कंपेंसेशन जो है उसके बदले में वो भी देना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो तब जाकर जो स्टेट है, जो गवर्नमेंट है, वो प्रॉपर्टी किसी की ले सकती है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि इतनी कंट्रोवर्सी होने की वजह से इसमें न्यूमरस अमेंडमेंट जो है वो भी हमें देखने को मिले। जैसे कि फर्स्ट अमेंडमेंट जो है वही यहाँ पर किया गया इसी इसमें, ठीक है। उसी के साथ साथ फोर्थ, 7th, 25, 39, तो काफी सारे अमेंडमेंट्स हमें देखने को मिले। और उसी के साथ साथ 42nd अमेंडमेंट जो है वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिला। और ये जो अमेंडमेंट्स थे इस दौरान, ये जितने भी अमेंडमेंट्स हुए हैं इस दौरान, हमें यहाँ पर आर्टिकल जो है ये ऐड होते हुए देखने को मिले। कौन कौन से? आर्टिकल 31A, 31B एंड 31C। और उसी के साथ साथ इनमें कई मॉडिफिकेशंस जो है वो भी किए गए। उसी के साथ साथ कई सारे हमें केसेस जो है इससे रिलेटेड वो भी देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर जब हम देखते हैं तो फाइनली 44th अमेंडमेंट एक्ट जो था 1978 का, उसने राइट टू प्रॉपर्टी को एज अ फंडामेंटल राइट कंप्लीटली एबॉलिश कर दिया। मतलब अब 44th अमेंडमेंट एक्ट के बाद से जो राइट टू प्रॉपर्टी है अब वो फंडामेंटल राइट्स नहीं रहा, अब वो फंडामेंटल राइट से बाहर निकल गया है। तो अब वो क्या बन गया है? नए एक्ट यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया। अ न्यू एक्ट इंसल्टेड नहीं होना, इंट्रोड्यूस होना। देखिए कभी कभार क्या होता है कि वीडियो में ऐसे कुछ स्टेटमेंट गलत हो जाते हैं, वर्ड्स जो है वो गलत हो जाते हैं, तो अपने आप ही यहाँ पर मजा आ जाता है। तो इंट्रोड्यूस होना, यहाँ पर नया एक्ट जो है इंट्रोड्यूस किया गया आर्टिकल 300A पार्ट 12 में, जो कि था राइट टू प्रॉपर्टी। देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि पहले जो राइट टू प्रॉपर्टी कहाँ पर था? हमारे फंडामेंटल राइट्स में, मतलब कि पार्ट 3 जो है इसमें हमें देखने को मिल रहा था। लेकिन अब यहाँ पर 44th अमेंडमेंट जो है उसके थ्रू यहाँ पर ये जो है इसे खारिज कर दिया गया, निकाल दिया गया, और इसे डाल दिया गया पार्ट 12 में। और कौन सा आर्टिकल है ये? 300A। तो इसके तहत यहाँ पर क्या होता है कि किसी पर्सन को पावर देता है, अधिकार देता है कि उसकी प्रॉपर्टी जो है वो नहीं ली जा सकती है, नहीं छीनी जा सकती है, एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। मतलब यहाँ पर जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग ही उसकी जो प्रॉपर्टी है वो ली जा सकती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो ये जो अमेंडमेंट यहाँ पर किया गया, इसके थ्रू जो राइट टू प्रॉपर्टी पहले फंडामेंटल राइट था, अब वो फंडामेंटल राइट रहा है क्या? जी नहीं। अब वो कौन सा राइट बन गया है? अब वो लीगल राइट बन गया है, ठीक है। तो ये भी चीज आपको पता रहना चाहिए। अब देखिए भले ही जो राइट टू प्रॉपर्टी है अब ये फंडामेंटल राइट नहीं रहा, अब वो लीगल राइट बन चुका है, मगर फिर भी हमारा जो पार्ट 3 है उसमें कई ऐसे प्रोविजंस दिए हुए हैं जो कि राइट टू कंपेंसेशन के बारे में गारंटी देते हैं कि भैया यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो कंपेंसेशन है वो यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे अगर सरकार जो है वो अगर प्रॉपर्टी लेना चाहे तो। अब ऐसे सिनारियो में आप देखो तो जब स्टेट एक्वायर करती है प्रॉपर्टी ऑफ माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, आपको याद होगा जब हमने आर्टिकल 30 पढ़ा था उस टाइम पे हमने देखा था कि जो भी माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, अगर उसकी प्रॉपर्टी जो सरकार है वो लेना चाहे तो प्रॉपर कंपेंसेशन सरकार को देना पड़ेगा। उसी के साथ साथ अगर स्टेट जो है वो एक्वायर करना चाहती है किसी भी इंसान की प्रॉपर्टी जो कि वो पर्सनल कल्टीवेशन के लिए इस्तेमाल कर रहा था, तो उस टाइम पर भी उसे जो कंपेंसेशन है सरकार को वो प्रोवाइड करना पड़ेगा अंडर आर्टिकल 31A जो है वो हमें देखने को मिलता है। तो ये चीज हम आगे देखने वाले हैं, आर्टिकल 31A, B और C तीनों को हम यहाँ पर समझने वाले हैं। तो हमें देखने को मिलता है कि भले ही राइट टू प्रॉपर्टी जो है अब वो फंडामेंटल राइट नहीं रहा, मगर फिर भी
अगर सरकार को किसी की जमीन चाहिए तो उन्हें कंपेंसेशन जो है वो देना पड़े। अब ये जो सेक्शन है आर्टिकल 30 का, ये ऐड किया गया था 44th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, और उसी के साथ साथ जब हम आर्टिकल 31A देखते हैं तो 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1964 के तहत इस सेक्शन को ऐड किया गया था। अब यहाँ पर आर्टिकल 31A, बी और सी जो है ये यहाँ पर एक्सेप्शंस प्रोवाइड करते हैं फंडामेंटल राइट से। एक्सेप्शंस मतलब क्या है कि 31A, बी और सी के तहत अगर कुछ भी किया जाता है और अगर वो फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है फिर भी वो वायलेशन नहीं माना जाएगा। कंफ्यूजन हो रहा है क्या? कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी हम एक एक जो आर्टिकल है उसे देखेंगे और फिर आपका कंफ्यूजन जो है वो छू मंतर हो जाएगा एकदम से। चलिए, तो अब यहाँ पर हम आते हैं सबसे पहले आर्टिकल 31A पर। अब जैसा मैंने आपसे कहा था कि जब हमें आज़ादी मिली थी, एकदम नया नया देश था और जो अंग्रेज है उन्होंने तो पूरा लूट चुके थे, वो पैसे जो है वो तो ड्रेन कर चुके थे। ऐसे सिनारियों में फिर से हमारे भारत को खड़ा करने के लिए यहाँ पर जहाँ यूरोपियन कंट्रीज जो है वो ऑलरेडी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एक्सपीरियंस कर चुकी थी, जो डेवलपमेंट एक्सपीरियंस कर चुकी थी, लेकिन हम अब तक उससे वंचित थे। तो ऐसे सिनारियों में हमारे यहाँ भी डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी था। डेवलपमेंट होने के लिए, फैक्ट्रीज के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए, जो भी रेलवे से रिलेटेड डेवलपमेंट हो, ब्रिजेस से रिलेटेड डेवलपमेंट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, सभी डेवलपमेंट के लिए जो लैंड है, जो जमीन है, उसकी जरूरत पड़ रही थी। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो डेवलपमेंट के लिए लैंड की जरूरत है, लेकिन लोग जो है वो प्रोवाइड करने के लिए तैयार नहीं है। और इसीलिए आर्टिकल 31A जो है इसका इंट्रोडक्शन हुआ। आर्टिकल 31A क्या बोलता है, तो एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखिए, जब भी मैं हाइपोथेटिकल एग्जांपल बोलता हूं, मतलब कि ये जो एग्जांपल है ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है, इसका लिटरल मीनिंग जो है वो नहीं लेना है आपको। अब यहाँ पर फॉर से इमेजिन कीजिए कि गब्बर सिंह है, गब्बर सिंह बोल रहा है कि ये पूरा एरिया जो है वो मेरा है। अब यहाँ पर सरकार बोल रही है कि हम तुम्हारे एरिया जो है वो ले रहे हैं। अब यहाँ पर जो गब्बर सिंह है वो बोल सकता है कि मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, मतलब तुम मेरी जमीन क्यों ले रहे हो, किसी और की लो अगर तुमको लेना है तो, या फिर सबकी लो। तुम मेरी जमीन क्यों ले रहे हो? ये तो मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो गया ना, कि मेरी जो जमीन है वो आप हड़पने की कोशिश कर रहे हो, है ना। तो यहाँ पर जो सरकार है वो बोलेगी मुझे हक है। तो अब अगर सरकार ऐसा करती है तो फिर जो इंसान है वो क्या कर सकता है, वो सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। बट ऑब्वियसली फंडामेंटल राइट अगर वायलेट हो तो सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, मतलब 14 आर्टिकल, 19 आर्टिकल सभी यहाँ पर वायलेट हो रहे हैं। तो जब ये वायलेट हो रहे हैं तो सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। लेकिन 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 यहाँ पर आर्टिकल 31A हमें देखने को मिल रहा है। 31A की वजह से वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आर्टिकल 31A जो है ये प्रिवेंट करता है कि अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, अगर आपका फंडामेंटल राइट जो कि आर्टिकल 14 में आता हो, जो 19 में आता हो। 14 मतलब कौन सा है आपको पता है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। 19 आपको पता है, जो हमने अलग अलग बहुत सारी चीजें देखी थी, फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम, है ना। तो ये सारी जो आर्टिकल्स है 14 एंड 19, अगर ये वायलेट होते हैं, अगर ये वायलेट होते हैं, फिर भी आप उसे चैलेंज नहीं कर सकते हो कोर्ट में। और यही चीज आर्टिकल 31A कहता है। अब इसमें 5 कैटेगरीज जो है वो दी गई है कि अगर ये 5 कैटेगरीज जो है ये इंप्लीमेंट करने की वजह से, ये 5 कैटेगरीज अगर सरकार इंप्लीमेंट करती है और उसके तहत अगर कोई भी चीज ऐसी करती है जिससे कि आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हो, कौन सा, आर्टिकल 14 एंड 19, तो फिर आप कोर्ट में नहीं जा सकते हो, कोर्ट में अपील नहीं कर सकते हो, क्योंकि आर्टिकल 31A यही कहता है। तो ये 5 कैटेगरीज कौन कौन सी है, तो ये हमें 5 कैटेगरीज देखने को मिलती है कि अगर सरकार जो है वो किसी की स्टेट जो है वो अगर एक्विजिशन करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, उसी के साथ साथ जो मैनेजमेंट है ऑफ प्रॉपर्टी बाय द स्टेट अगर टेक ओवर करने की कोशिश कर रहा है, उसी के साथ साथ एमलगेमेशन जो है कॉर्पोरेशन का वो कर रहा है। एमलगेमेशन मतलब क्या होता है, मर्जर। अगर जो कॉर्पोरेशन उसका मर्जर करने की कोशिश की जा रही है स्टेट के द्वारा, उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर आप देखो एमलगेमेशन मर्जर अगर हो रहा है तो बट ऑब्वियसली कोई भी ये बोल सकता है कि भैया ये मेरा फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम जो है वो वायलेट हो रहा है। नहीं 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 नहीं, आर्टिकल 31A जो है उसमें 5 क्राइटेरिया में आ रहा है क्या वो? हाँ आ रहा है, तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते हो एज पर आर्टिकल 31A, ठीक है। उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर जो डायरेक्टर है, शेयर होल्डर्स है कॉर्पोरेशन के, अगर उसमें कोई मॉडिफिकेशन करना है तो वो भी सरकार कर सकती है, और आप ये बोलकर कोर्ट में नहीं जा सकते हो कि मेरा फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है। उसी के साथ साथ अगर माइनिंग लीज जो होते हैं उसमें भी अगर कोई मॉडिफिकेशन करती है तो उसके लिए भी आप कोर्ट में नहीं जा सकते हो। मतलब और एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं कि आपने एक कॉर्पोरेशन के शेयर्स खरीदे हुए हैं। अब आपने भी खरीदे हैं, लोगों ने भी खरीदे हैं, लेकिन अगर सरकार बोल दे कि आपके जो शेयर आपके पास पड़े हैं वो अब लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, तो यहाँ पर आप ये बोलोगे कि यार डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है,
मेरी क्यों कर रहे हो, सब क्या करो, नहीं मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाने की कोशिश करोगे, लेकिन आप नहीं जा पाओगे। क्यों? आर्टिकल 31A जो है वो यही कह रहा है ना। तो अब आपको आर्टिकल 31A समझ में आ गया है। मतलब अगर एकदम आसान शब्दों में समझा जाए तो ये है कि अगर सरकार इनमें से कोई चीज को इंप्लीमेंट करती है, 5 जो चीजें यहाँ पर दी गई है, इसमें से सरकार कोई भी चीज को इंप्लीमेंट करती है और वो इंप्लीमेंट करने की वजह से आपका फंडामेंटल राइट वायलेट होता है 14 एंड 19, तो वो वायलेट होने के बावजूद आप कोर्ट में अपील नहीं कर सकते हो। ये कहता है आर्टिकल 31A। अब इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस आते हैं। एक्सेप्शंस किस तरीके के हैं कि यहाँ पर जो आर्टिकल 31A है ये इम्यूनाइज नहीं करता है जुडिशियल रिव्यू से। मतलब क्या है? मतलब कि अगर सरकार ऐसा कुछ भी करती है, इन 5 कैटेगरीज में से कुछ इंप्लीमेंट करने की कोशिश करती है जिससे कि आपका फंडामेंटल राइट वायलेट होता है, ठीक है, तो आप कोर्ट में तो बेशक नहीं जा सकते हो, लेकिन क्या कोर्ट उसमें कुछ भी नहीं कर सकता है? जी नहीं, ऐसा नहीं है। उनके पास जुडिशियल रिव्यू की ताकत है। जुडिशियल रिव्यू मतलब क्या होता है कि वो देखेगी कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से हो रहा है या नहीं। उनका एक ही काम है कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ये चीज हो रही है या नहीं। सरकार जो अपने मन से कुछ भी नहीं ला सकती है, ठीक है, तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से सरकार चल रही है या नहीं ये देख सकती है। अगर सरकार नहीं चल रही है तो फिर उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे सकती है जो सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। तो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है कि जुडिशियल रिव्यू इस पर भी लागू होता है। उसी के साथ साथ आर्टिकल 31A जो है ये भी प्रोवाइड करता है कि कंपेंसेशन जो है वो प्रोवाइड किया जाए एट दी मार्केट वैल्यू। ऐसा नहीं है कि कंपेंसेशन दे रहे हैं तो 10 लाख की जमीन है तो 1 लाख दे रहे हैं, नहीं, जो मार्केट वैल्यू रहेगी वही वहां पर इंसान को देना पड़ेगा। तो ये 2 एक्सेप्शन आते हैं। और उसी के साथ साथ अब यहाँ पर हम देखते हैं आर्टिकल 31B को। अब देखिए यहाँ पर एकदम आसान है आर्टिकल 31B को समझना। मतलब यहाँ पर क्या है, आर्टिकल 31A, ठीक है, उसी का एडवांस वर्जन हमें आर्टिकल 31B देखने को मिलता है। मतलब क्या है, आर्टिकल 31A में क्या बोला गया था, एक बार फिर से मेरे साथ रिपीट कीजिए। आर्टिकल 31A में क्या बोला गया है कि 5 कैटेगरीज उन्होंने दिए हैं। ये 5 कैटेगरीज में से सरकार अगर कोई भी कैटेगरी इंप्लीमेंट करने की कोशिश करती है और वो इंप्लीमेंट करने की वजह से आपका फंडामेंटल राइट ऑफ आर्टिकल 14 या 19 वायलेट होता है तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते हो। बस इसी का एडवांस वर्जन हमें आर्टिकल 31B देखने को मिलता है। अब ये 5 कैटेगरीज हटाई दी, 5 कैटेगरीज नहीं चाहिए। अब कुछ भी सरकार ऐसा लेकर आती है, इंप्लीमेंट करती है जिससे कि आपका फंडामेंटल राइट 14 एंड 19 वायलेट होता है, तो भी आप कोर्ट में अपील नहीं कर पाओगे। अब ये बेसिकली क्या है, कैसे सरकार ने ये कर दिया, मतलब कैसे जादू हो गया, यही यहां पर हम समझते हैं। बट बेसिकली देखिए क्या था कि सरकार जो है वो कोशिश कर रही थी कि एडवांसमेंट के लिए, ठीक है, पहले तो एडवांसमेंट के लिए कि भाई हमारा एडवांसमेंट होना चाहिए, कंट्री का जो उन्नति है कंट्री की वो होना चाहिए, इसके लिए अलग अलग लॉज ला रहे थे जिससे कि जो डेवलपमेंट है वो हो सके। लेकिन अनकॉन्स्टिट्यूशनल होने की वजह से जो कोर्ट है वो यही बोलता जा रहा था कि ब्रो यू कांट, तुम नहीं ला सकते हो, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसीलिए तंग आकर कि भाई ऐसा अगर चलता रहा, ऐसा अगर कोर्ट बीच में अड़थड़ा पैदा करती रही तो फिर हम तो डेवलपमेंट कर ही नहीं पाए। तो किसी भी तरीके से इन्हें ये जो जुडिशियल रिव्यू है, जो जुडिशरी बीच बीच में टांग अड़ा रही है, इसे यहाँ पर खत्म करना था। बीच में एक दीवार जो है वो खड़ी कर देना था अंबुजा सीमेंट की, जो कभी ना टूटे। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया कि आत्तामाजी सटक ली। अब उन्होंने यहाँ पर 9th शेड्यूल लेकर आ गए। 9th शेड्यूल बेसिकली क्या है, तो 9th शेड्यूल हमारे यहाँ पर अभी तो 12 शेड्यूल देखने को मिलते हैं, लेकिन तब 8 शेड्यूल्स थे। हमने देखा था कि जब कमेंसमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन का तब कितने शेड्यूल्स थे, लेकिन उसके बाद एक और शेड्यूल यहाँ पर ऐड किया गया जो कि था 9th शेड्यूल। अब जो 9th शेड्यूल है उसके जरिए क्या किया गया, 9th शेड्यूल में जितने भी लॉज है जो डाले जाएंगे, ध्यान दीजिएगा, 9th शेड्यूल में सरकार जो भी लॉज डालेगी वो यहाँ पर जुडिशियल रिव्यू में नहीं आएगा। मतलब जो 9th शेड्यूल है और जो कोर्ट है उसके बीच में एक दीवार खड़ी कर दी गई। मतलब 9th शेड्यूल में जितने भी लॉज रहेंगे उस पर जुडिशियल रिव्यू लागू नहीं होगा, कोर्ट कुछ भी नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या कर रहा था, 31A का एडवांस वर्जन। मतलब यहाँ पर क्या है कि जो भी लॉज 9th शेड्यूल में डाले गए हैं उसे आप फंडामेंटल राइट वायलेट होने की इसमें चैलेंज नहीं कर सकते हो। मतलब और एक हाइपोथेटिक एग्जांपल की सरकार जो है वो एक लॉ लेकर आ गई कि अब ऑक्सीजन जो है वो लीगल टेंडर नहीं रहेगा, ऑक्सीजन कोई भी नहीं ले सकता है। अब आप बोलोगे यार तो मेरा फंडामेंटल राइट का वायलेशन है ना, फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, आर्टिकल 21 वायलेट हो रहा है, राइट टू लिव विद डिग्निटी ये तो वायलेट हो रहा है। लेकिन ये अगर सरकार 9th शेड्यूल में डाल देती है तो आप कोर्ट में नहीं जा पाओगे, क्योंकि इसमें देखिए क्या बोला गया है, एनी फंडामेंटल राइट। अब इसमें आर्टिकल 19 या फिर 14 नहीं आ रहा है, जो 31A में था सिर्फ 19 एंड 14, लेकिन आर्टिकल 31B जो है इसमें जितने भी फंडामेंटल राइट्स है उन सबको आप चैलेंज नहीं कर सकते हो अगर वो जो लॉ है वो 9th शेड्यूल में डाला जाता है। तो
लेकिन इस तरीके का लॉ क्या चलना था क्या? तो यहाँ पर कोयलो केस आता है 2007 का। इसमें बेसिकली क्या होता है, ये जो दीवार यहाँ पर लाई गई थी कि जुडिशियल रिव्यू लागू नहीं होगा, 9 शेड्यूल में जो भी लॉज डाले जाएंगे उस पर जुडिशियल रिव्यू लागू नहीं होगा, तो ये क्या टिकने वाली थी? अमूर्या सीमेंट की बनी ही नहीं थी, तो बट ऑब्वियस है कि यहाँ पर टिकना नहीं था। तो यहाँ पर क्या है कि जो कोर्ट है उन्होंने कहा कि ब्लैंकेट इम्यूनिटी नहीं रह सकती है, ठीक है? मतलब कि आप जो भी लॉज, आपके मनगढ़ंत लॉज है वो डालते रहो और फिर चलता रहे। क्योंकि क्या था, पहले तो ऐसा था कि डेवलपमेंटल लॉज जो है वही 9 शेड्यूल में डाले जा रहे थे, लेकिन उसके बाद ऐसा हुआ कि जो भी लॉज से बचना है चलो डालते रहो, डालते जाओ डालते रहो। इतने लॉज बढ़ गए थे, इतने सारे बढ़ गए थे, आज जाके सब लॉ 9 शेड्यूल में कि वह उस पर जुडिशियल रिव्यू लागू होता ही नहीं है ना? तो ऐसा यहाँ पर किया जा रहा था। तो इसलिए कोर्ट ने ऐसा किया कि बैंकेट इम्यूनिटी नहीं रह सकती कि तुम अपने मन डालते रहो, ठीक है? इसलिए ये जो दीवार थी ये हटा दी गई और अब जुडिशियल रिव्यू जो है वो लागू होने लगा कि अगर आप 9 शेड्यूल में कोई लॉ डालते हो और अगर वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो फिर हम यहाँ पर उसे खारिज कर देंगे। तो अगर आप कोई ऐसा लॉ लेकर आते हो कि अब ऑक्सीजन लीगल टेंडर नहीं रहेगा, ये बट ऑब्वियस है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसीलिए उसे हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार कर देंगे और वो खारिज हो जाएगा, ठीक है? और उसी के साथ जुडिशियल रिव्यू जो है ये बेसिक फीचर है हमारे संविधान का, इसीलिए जो जुडिशियल रिव्यू है उसे आप छीन नहीं सकते हो। और उसी के साथ साथ 9 शेड्यूल में जो भी लॉज डाले जाते हैं उसकी वैलिडिटी के लिए एक ड्यूअल टेस्ट एग्जाम जो है वो लाई गई। ड्यूअल टेस्ट यहाँ पर किया जाएगा और फिर देखा जाएगा कि 9 शेड्यूल में जो भी लॉ डाला गया है वो वैलिड है या नहीं। ये क्या है, इसमें दो तरीके की टेस्ट की जाती है। पहला तो यह है कि क्या वो फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है, जो भी सरकार ने 9 शेड्यूल में लॉ डाली है क्या वो फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है? जी हाँ, अगर वो फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है दूसरी कंडीशन देखी जाएगी, क्या वो बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करता है? और अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है कि हाँ ये दोनों कंडीशन हो रही है तो फिर उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार कर दिया जाए। अब हम आते हैं आर्टिकल 31C पर। आर्टिकल 31C पहले नहीं था लेकिन 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 के तहत इंट्रोड्यूस किया गया। अब यहाँ पर एक कोट आपको ध्यान में रखना है जो आपको एग्जाम में भी पूछी जा सकती है, मतलब कि वेयर आर्टिकल 31C कम्स इन, आर्टिकल 14 गोज आउट। सीधा आपको ऐसे में भी पूछा जा सकता है, आंसर राइटिंग में भी पूछा जा सकता है, एथिक्स के पेपर में भी पूछा जा सकता है। तो इसीलिए आपको इसके रिगार्डिंग पूरी इंफॉर्मेशन रहना बहुत जरूरी है कि क्यों ऐसा बोला जा रहा है कि जहां पर आर्टिकल 31C आता है आर्टिकल 14 बाहर चला जाता है। अब देखिए हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं कि जो हमारे यहाँ पर इनकम टैक्स लिया जाता है क्या ये सबसे सेम लिया जाता है? जी नहीं, अलग अलग लिया जाता है। तो यहाँ पर एक इंसान जो है उससे इनकम टैक्स 30% लिया जा रहा है। खैर अब तो ये भाग चुके हैं, इनकम टैक्स देते नहीं है, लेकिन फिर भी हम कंसिडर करते हैं कि इससे इनकम टैक्स जो है वो 30% लिया जा रहा है और एक दूसरा इंसान है उससे 5% लिया जा रहा है। अब यहाँ पर इक्वालिटी हो रही है क्या? आप खुद सोचिए, इक्वालिटी हो रही है क्या? नहीं हो रही है ना? हमारे यहाँ पर तो बोला गया कि इक्वालिटी रहनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर इक्वालिटी तो हो ही नहीं रही है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। और ये अगर बोल दे कि मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, मेरे से आप इनकम टैक्स ज्यादा क्यों ले रहे हो, उससे कम क्यों ले रहे हो, ठीक है? लेकिन सरकार ऐसा क्यों कर रही है? सरकार ऐसा कर रही है क्योंकि जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ है उसे सरकार को प्रिवेंट करना है। मतलब एक ही इंसान के पास जो वेल्थ है, जो पैसा है वो इकट्ठा ना हो, उससे अगर वो ज्यादा पैसा उसके पास हो रहा है तो उससे ज्यादा पैसा लेकर गरीबों में बांटना ये सरकार करना चाहती है। तो ये जो है प्रिवेंशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ, ठीक है? तो ये कहां पर दिया हुआ है? ये हमारे डीपीएसपी में दिया हुआ है आर्टिकल 39C में। ये हम नेक्स्ट जो चैप्टर है डीपीएसपी का उसमें देखेंगे। लेकिन ध्यान आपको क्या रखना है कि यहाँ पर सरकार ऐसा क्यों कर रही है कि एक से इनकम टैक्स ज्यादा ले रही है, एक से कम ले रही है, जिससे कि जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ है वो यहाँ पर प्रिवेंट हो जाए। लेकिन लेकिन फंडामेंटल राइट तो वायलेट हो रहा है ना। फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, इक्वालिटी यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है ना? यही चीज आर्टिकल 31C में हमें देखने को मिलता है। मतलब यहाँ पर क्या है कि डिस्क्रिमिनेशन हुआ है ये बोलकर कोर्ट में नहीं जा सकता है। जा रहा है कोई, आपको दिखता है कोई कि नहीं नहीं मेरे से इनकम टैक्स ज्यादा लिया जा रहा है और इसलिए मैं कोर्ट में जाता हूँ, मेरा फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, गरीब से गरीब इंसान से भी उतना जो इनकम टैक्स है वो लिया जाए जितना मेरे से लिया जा रहा है, ठीक है? अब यहाँ पर क्या प्रोवाइड करता है? तो ये प्रोवाइड करता है वैलिडेशन ऑफ लॉ जो कि बनाए गए हैं डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करने के लिए। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है उसमें से आर्टिकल 39B और C जो पार्ट 4 में दिए गए हैं उसे इंप्लीमेंट करने के लिए अगर सरकार कोई भी लॉ लाती है और उससे अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो वो फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं माना जाएगा। वो हम बहुत बार सुनते हैं ना कि झूठ बोलने से अगर किसी का अच्छा होता है तो झूठ झूठ नहीं होता है। उसी तरीके का ये है कि अगर
सरकार जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है उसके ये दो सेक्शंस को अगर इंप्लीमेंट करने के लिए अगर सरकार कुछ ऐसे लॉज लाती है जिससे कि आपका फंडामेंटल राइट ऑफ 14 एंड 19 अगर वायलेट होता है तो वो वायलेशन नहीं माना जाएगा और आप कोर्ट में नहीं जा सकते हो। जैसा कि हमने आर्टिकल 31A में देखा था, 5 कैटेगरीज दिए हुए थे, तो ये 5 कैटेगरीज अगर सरकार इंप्लीमेंट करना चाहे उससे अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हो तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते हो। उसी तरीके का ये है कि यहाँ भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है उसके 39B एंड C उसे इंप्लीमेंट करने के लिए अगर सरकार कुछ ऐसे लॉज लाती है जिससे कि डिस्क्रिमिनेशन हो, क्योंकि देखिए यहाँ पर उसमें से एक जो हमें देखने को मिलता है प्रिवेंशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ, किसी एक इंसान के पास ज्यादा वेल्थ नहीं रहना चाहिए, तो सरकार उसे इंप्लीमेंट करने के लिए क्या कर रही है, इनकम टैक्स जो है इस तरीके का ला रही है कि अमीर इंसान को ज्यादा देना पड़ेगा, गरीब को कम देना पड़ेगा, है ना। तो ऐसे सिनारियो में इसे इंप्लीमेंट कर रही है सरकार, तो इससे डिस्क्रिमिनेशन तो हो रहा है, आर्टिकल 14 जो है वायलेट हो रहा है, लेकिन आप नहीं जा सकते हो क्योंकि आर्टिकल 31C यहां पर हमें देखने को मिलता है। समझ में आ गया, एकदम आसान है। अब यहां पर ये जो चीज है ये चैलेंज की गई थी सुप्रीम कोर्ट में फेमस केशवानंद भारती केस में 1973 के। केशवानंद भारती केस हम बेसिक स्ट्रक्चर जब देखेंगे चैप्टर उसमें हम डिटेल में देखेंगे, तो यहां पर चैलेंज किया गया था केशवानंद भारती केस में। अब उसमें कोर्ट ने क्या कहा, 7 जजेस बेंच जो है उन्होंने इस डिसीजन को जो सरकार ने ये लाया था इस डिसीजन को अपहेल्ड किया और कोर्ट ने कहा कि देखिए हमारा जो समाज है उसमें जो इंक्लूसिवनेस है वो यहाँ पर रहना चाहिए और रिवर्स ग्रोथ जो है वो भी होना चाहिए, और ये करने के लिए जो डीपीएसपी है वाइटल रोल एक अदा करते हैं, और इसीलिए उसके अपग्रेडेशन के लिए डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करने के लिए अगर सरकार ऐसा कुछ करती है जिससे कि सोशल जस्टिस और इक्वालिटी जो है वो भी मेंटेन रहे, सोशल जस्टिस सभी को जस्टिस मिलना चाहिए। अगर गरीब इंसान है उससे आप 30% मांग रहे हो तो उससे इनजस्टिस हो रहा है ना, सोशल इनजस्टिस हो रहा है। लेकिन अगर अमीर से अलग गरीब से अलग मांग रहे हो तो आपको फंडामेंटल राइट यहाँ पर जो डिस्क्रिमिनेशन है वो हो रहा है, तो यहाँ पर जो सोशल जस्टिस है उसे ज्यादा प्रावधान दिया जाएगा, डीपीएसपी का जो सेक्शन है उसे ज्यादा प्रावधान दिया जाएगा और दिया जाना चाहिए, ऐसा यहाँ पर कोर्ट के द्वारा कहा गया और इसीलिए आर्टिकल 31C जो है उसे यहाँ पर अपहेल्ड किया गया कोर्ट के द्वारा। अब यहाँ पर जो डीपीएसपी का सेक्शन बी एंड सी है वो ये दो हमें देखने को मिलते हैं। पहला हमें देखने को मिलता है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज, मतलब देखिए हमारे यहाँ पर जो वेलफेयर स्कीम्स दी जाती है जैसे कि सरकार सब्सिडीज प्रोवाइड करती है कि अगर गरीब इंसान है तो उसे राइस जो व्हीट है वो सब्सिडाइज रेट में मिलेगा, तो ऐसे सिनारियो में जो अमीर इंसान है वो बोल सकता है कि भैया मुझे भी चाहिए, मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। लेकिन आप ऐसा बोल सकते हो क्या, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो क्या कि मेरा फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, आर्टिकल 14 वायलेट हो रहा है? जी नहीं। क्यों नहीं? आर्टिकल 31C क्योंकि ये बोलता है कि भैया सरकार ये जो कर रही है ये डीपीएसपी 39B जो है उसे इंप्लीमेंट कर रही है, और अगर उसे इंप्लीमेंट कर रही है तो फिर आर्टिकल 31C के तहत आपका जो फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है 14 या 19 उसके लिए कोर्ट में नहीं जा सकते हो। और दूसरा है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ जो है उसे प्रिवेंट करना, वही चीज जो मैंने आपको इनकम टैक्स की बताई है। तो ये दोनों जो चीजें हैं ये हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, और सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने ये कहा कि ऐसा लॉ, ठीक है ध्यान से देखिएगा, दो चीजें यहाँ पर कोर्ट के द्वारा बोली गई थी। पहली चीज क्या थी कि ऐसा लॉ जो कि यहाँ पर लाया गया है डीपीएसपी जो है उसे इंप्लीमेंट करने के लिए 39B और C, मतलब ये जो दो चीजें हम देख रहे हैं इसे इंप्लीमेंट करने के लिए अगर सरकार कोई भी लॉ ला रही है और उससे अगर किसी का फंडामेंटल राइट 14 या 19 वायलेट हो रहा है तो वो लॉ वैलिड रहेगा, ठीक है, वो लॉ जो है वॉइड नहीं किया जाएगा, वैलिड रहेगा, ठीक है। लेकिन दूसरी चीज यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कही कि नो लॉ कंटेनिंग अ डिक्लेरेशन दैट इट इज फॉर गिविंग इफेक्ट टू सच पॉलिसी शैल बी क्वेश्चन इन एनी कोर्ट ऑन द ग्राउंड दैट इट डज नॉट गिव इफेक्ट टू एनी सच पॉलिसी। समझने में काफी मुश्किल जाता है ना। और इसका ये बताए इसका मतलब क्या है, ये जो पूरा यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है एक बार फिर से पढ़ लीजिए। इसका मतलब मैं आपको बताऊंगा, आप बोलोगे यार इतना लिखने की जरूरत ही क्या थी। इसका मतलब है कि इस पर जुडिशियल रिव्यू लागू होगा, बस इस पर जुडिशियल रिव्यू लागू होगा, यही ये सारी चीज का मतलब है। ये आप क्रिटिसिज्म में देखोगे, जब हम क्रिटिसिज्म देखेंगे तब हम देखेंगे कि काफी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज जो उसका इस्तेमाल किया गया है। खैर, तो यहाँ पर ये जो चीजें हमें देखने को मिलती है इसके तहत जुडिशियल रिव्यू जो है वो लागू होगा। और अगर सरकार कुछ अनकॉन्स्टिट्यूशनल करने की कोशिश कर रही है, ऐसा बोल रही है कि गरीब इंसान है तो उसे ऑक्सीजन दिया जाएगा, अमीर इंसान है उसे ऑक्सीजन नहीं दिया जाएगा, तो भैया ये तो गलत हो गया ना फिर, है ना, ये तो गलत हो गया। तो इसीलिए अगर कुछ अनकॉन्स्टिट्यूशनल होता है तो उसके लिए जुडिशियल रिव्यू लागू होगा, और जुडिशियरी अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल कुछ किया जाता है तो उसे खारिज भी कर सकती है। तो देखिए 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू यहाँ पर जो इंदिरा गांधी जी है उन्होंने कोशिश की थी कि इसमें अमेंडमेंट जो है वो लाया जाए, और
जो डीपीएसपी के दो ही हमें यहाँ पर सेक्शंस देखने को मिलते हैं, 39 बी एंड सी। सिर्फ इसे इंप्लीमेंट करने के लिए अगर सरकार कुछ करती है तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते हो। तो यहाँ पर कोशिश की गई थी कि सभी डीपीएसपी पे लागू किया जाए। मतलब सरकार अगर किसी भी डीपीएसपी को लागू करने के लिए कोई भी लॉ लाती है और उससे अगर फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो आप कोर्ट में ना जा पाओ। लेकिन ये जो है ये काफी गलत हो जाता है क्योंकि डीपीएसपी बहुत वास्ट है। तो इसीलिए जो कोर्ट है उन्होंने कहा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। किसमें कहा? मिनर्वा मिल केस जो है उसमें कहा। ठीक है, कोर्ट ने यही कहा कि नहीं नहीं अभी नहीं, अभी करो इंतजार। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको आर्टिकल 31 ए बी एंड सी अच्छी तरीके समझ में आ गए होंगे। एक बार फिर से वीडियो जो है वो देख लीजिए अगर कुछ भी आपको डाउट आता है तो। अब यहाँ पर हम क्रिटिज्म जो है फंडामेंटल राइट का वो देखते हैं, फटाफट देखेंगे क्योंकि यहाँ पर ये आपको मेन से रिलेटेड काम में आ सकता है। प्रीलिम्स में आपको सीधे जो ये सिर्फ हेडिंग है ये पूछी जा सकती है कि कौन कौन से क्रिटिज्म है फंडामेंटल राइट के। पहला तो है एक्सेसिव लिमिटेशंस, काफी ज्यादा लिमिटेशंस दिए गए हैं, है ना। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि हमारे फंडामेंटल राइट मतलब अधिकार दिए हैं, उसके साथ साथ लिमिटेशन दिए हैं कि ये तुम कर सकते हो मगर, हर इसमें मगर जो है वो हमें देखने को मिलता है। मगर मतलब मगरमच्छ नहीं, लेकिन अगर, मगर, इफ, बट, ये बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। और इसीलिए काफी क्रिटिसिज्म हुआ है कि एक तरफ आप फंडामेंटल राइट ग्रांट कर रहे हो, दूसरी तरफ आप उसे छीन भी रहे हो, आप उसे ले भी रहे हो, है ना। उसी के साथ साथ कोई भी सोशल या इकोनॉमिक राइट यहाँ पर नहीं दिया गया है। ये भी यहाँ पर बोला गया है जो सोशल राइट है वो हमें डीपीएसपी में देखने को मिलता है। यहाँ पर कोई भी सोशल अधिकार जो है वो नहीं दिया गया है। जैसे हमारे यहाँ पर ये देखने को मिलता है क्या कि जो गरीब इंसान है उसके लिए कुछ किया जा रहा है हमारे फंडामेंटल राइट में, ऐसे कोई स्पेसिफिक चीजें गरीब इंसान के लिए नहीं दी गई है। ये जो लिस्ट है ये इतनी कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है क्योंकि इसमें हमें पॉलिटिकल जो राइट्स है वही ज्यादातर देखने को मिलते हैं। सोशल और इकोनॉमिक राइट्स के लिए कुछ नहीं है। जैसे कि यहाँ पर सोशल सिक्योरिटी बोलिए, राइट टू वर्क बोलिए, राइट टू वर्क हमें डीपीएसपी में देखने को मिलता है कि हर इंसान को काम करने का अधिकार है। एम्प्लॉयमेंट मतलब हर इंसान को एम्प्लॉयड रहने का अधिकार है, ये हमें फंडामेंटल राइट्स में देखने को नहीं मिलता है। उसी के साथ साथ क्लैरिटी नहीं है, काफी वेग है, इनडेफिनेट है, एम्बिगियस है ना। इसमें ये सजाए गए हैं, मतलब यहाँ पर वेरियस फ्रेसेस जो है जो इस्तेमाल किए गए हैं, जैसे कि पब्लिक ऑर्डर बोलिए, माइनॉरिटी बोलिए, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस बोलिए, पब्लिक इंटरेस्ट बोलिए, ये क्लियरली डिफाइन नहीं किए गए हैं, है ना। और उसी के साथ साथ लैंग्वेज जो है वो भी काफी अभी हमने देखा यार आर्टिकल 1 कितना कॉम्प्लिकेटेड, सिंपल सी चीज है, जुडिशियल रिव्यूज के लिए कितनी कॉम्प्लिकेटेड जो चीज है वो इस्तेमाल की गई है। उसी के साथ साथ परमानेंसी नहीं है। अगर आप देखोगे फंडामेंटल राइट जो है वो कभी भी छीने जा सकते हैं, है ना, परमानेंट नहीं है। पार्लियामेंट उन्हें कर्टेल कर सकती है, निकाल सकती है, अमेंड कर सकती है। उसी के साथ साथ इमरजेंसी के दौरान सस्पेंड भी होते हैं। जब हम इमरजेंसी देखेंगे तब डिटेल में देखेंगे किस तरीके से फंडामेंटल राइट सस्पेंड होते हैं। लेकिन सस्पेंशन जो है वो भी हमें देखने को मिलता है, एनफोर्समेंट सस्पेंशन हो जाता है, ये चीज हमें देखने को मिलती है। एक्सपेंसिव रेमेडी है, मतलब अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप सीधा कोर्ट में जा सकते हो। लेकिन कोर्ट की जो प्रोसेस है वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होती है ना। गरीब इंसान जो है अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए एक्सपेंसिव रेमेडी जो है ये यहाँ पर बोली गई है। उसी के साथ प्रिवेंटिव डिटेंशन, प्रिवेंटिव डिटेंशन हम सभी ने देखा है क्या है, मतलब कुछ क्राइम होने से पहले उसे डिटेन किया जाए। अब इसका गैर फायदा भी उठाया जा सकता है, कोई पसंद नहीं है और हमने अज्यूम कर लिया कि ये कुछ गलत करने वाला है, चलो पकड़ के जेल में डाल दो, है ना। तो ये जो चीज है बहुत सारी डेमोक्रेटिक कंट्री में, ऑलमोस्ट सभी डेमोक्रेटिक कंट्री में ये चीज देखने को नहीं मिलती है। इंडिया ऐसी इकलौती डेमोक्रेटिक कंट्री होगी जहां पर प्रिवेंटिव डिटेंशन देखने को मिलता है। उसी के साथ साथ कंसिस्टेंट फिलोसॉफी नहीं है कि भैया ये एक फिलोसॉफी को पकड़कर हम चल रहे हैं, है ना। तो इसके वजह से क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट बोलिए, हाई कोर्ट बोलिए, उन्हें इंटरप्रेट करने में मुश्किल होती है कि भैया हम कौन सी चीज को ध्यान में रख के ये इंटरप्रेट करें। इस चीज को माइनॉरिटी हम इंटरप्रेट कर रहे हैं तो हम इसे सोशल पर्सपेक्टिव से देखें, रिलीजियस पर्सपेक्टिव से देखें, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखें कि जो गरीब है वो माइनॉरिटी में आएंगे, है ना। तो क्या हम देखें ये समझ में नहीं आ रहा है। और उसी के साथ कुछ सिग्निफिकेंस भी हमें देखने को मिलते हैं फंडामेंटल राइट के, जैसे कि ये कॉन्स्टिट्यूट करते हैं बेड रॉक डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए कि भैया यहाँ पर अधिकार मिला हुआ है। सरकार जो है वो ऑटोक्रेटिक नहीं बन सकती है, यहाँ पर खुद के हुक्म जो है नहीं चला सकती है। नहीं तो इंसान के पास अधिकार है कि भैया सरकार मेरे अगेंस्ट में ये कर रही है, चलो कोर्ट, है ना। उसी के साथ साथ यहाँ पर मटेरियल और मॉरल प्रोटेक्शन जो है कि इंसान का, उसके लिए नेसेसरी कंडीशंस प्रोवाइड कर रही है कि अगर तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है तुम कोर्ट में जा सकते हो, अगर तुम्हारा ये राइट वायलेट हो रहा है तुम कोर्ट में जा सकते हो, ये तुम्हारा मूलभूत अधिकार है सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। उसी के साथ साथ एक बुलवर्क जो है इंडिविजुअल लिबर्टी के लिए वो भी यहाँ पर सर्व कर रही है एज अ फॉर्मिडेबल बुलवर्क। तो यहाँ पर क्या है कि एक इंडिविजुअल की लिबर्टी जो है वो यहाँ पर सस्टेन की जा रही है कि एक इंसान जो है जितनी ज्यादा लिबर्टी ले सके उतना वो अपनी लिबर्टी को एंजॉय कर सके। उसी के साथ साथ यहाँ पर स्टैब्लिशमेंट ऑफ रूल ऑफ लॉ जो है कंट्री में उससे भी फैसिलिटेट करती है कि एक रूल जो है वो रहना चाहिए, नहीं तो रूल ही नहीं रहा तो सब अपने हिसाब से काम करेंगे। तो ये एक रूल ऑफ लॉ जो है ये भी स्टैब्लिश करती है। उसी के साथ साथ यहाँ पर इंटरेस्ट जो है माइनॉरिटीज का, वीकर सेक्शन का, वो भी यहाँ पर प्रोटेक्ट किया जा रहा है ना, कि जो वीकर सेक्शन है उनका अपलिफ्टमेंट यहाँ पर होना चाहिए। विमेन के लिए स्पेशल प्रोविजन बनाए जा सकते हैं,
ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। उसी के साथ साथ सेक्युलर फैब्रिक जो है इंडियन स्टेट में उसे स्ट्रेंथन करता है कि हम यहाँ पर सभी रिलीजन को सेम मान रहे हैं, सेक्युलरिज्म को पकड़ के चल रहे हैं, जो स्टेट है जो गवर्नमेंट है किसी एक रिलीजन को प्रमोट नहीं करेगी। उसी के साथ साथ जो एब्सोल्यूटनेस होती है एक ऑथोरिटी गवर्नमेंट की उसे भी चेक करती है कि सरकार जो है ज्यादा एब्सोल्यूट तो नहीं हो रही है, ज्यादा ऑटोक्रेटिक तो नहीं हो रही है ना। अगर होने की कोशिश करे, अगर लोगों पे हुक्म चलाना शुरू करे तो इंसान जो है वो अपनी लिबर्टी छीन रही है वो बोल के कोर्ट में जा सकता है। उसी के साथ साथ यहाँ पर सोशल इक्वालिटी और सोशल जस्टिस के लिए भी फाउंडेशन जो है वो ले किए गए हैं। मतलब क्या है, सोशल इक्वालिटी रहनी चाहिए। हर इंसान जो है, मतलब यहाँ पर अगर आपने देखा कि SC ST के लिए रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जा सकता है, जिससे कि क्या होगा, सोशल इक्वालिटी आ जाएगी, है ना। उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली लेकिन अब यहाँ पर उन्हें अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जा रही है जिससे कि कंधे से कंधा मिलाकर वो दूसरे लोगों के साथ भी चल सके। सोशल जस्टिस यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है। उसी के साथ साथ डिग्निटी और रिस्पेक्ट जो एक इंडिविजुअल की वो इंश्योर की जा रही है। मतलब अगर किसी इंसान से उसकी डिग्निटी छीनने की कोशिश की जाए तो सीधा कोर्ट में जा सकता है कि मेरा आर्टिकल 21 वायलेट हो रहा है ना। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो लोग हैं उनका पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस में पार्टिसिपेशन जो है उसे फैसिलिटेट करता है कि कोई भी इंसान पार्टिसिपेट किस में भी कर सकता है। तो ये सारे जो सिग्निफिकेंस है वो हमें देखने को मिलते हैं। आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि नीचे दिए गए में से कौन कौन से सिग्निफिकेंस फंडामेंटल राइट के देखने को मिलते हैं, या फिर मेंस में भी आपको सिग्निफिकेंस पूछे जा सकते हैं। 10 पॉइंट आपने लिखना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं जो फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 के बाहर है। देखिए सारे फंडामेंटल राइट्स हमें पार्ट 3 में देखने को मिलते हैं लेकिन कुछ ऐसे अधिकार भी है जो पार्ट 3 के बाहर है। अब वो पूरी तरीके से फंडामेंटल राइट्स में गिने नहीं जाएंगे कि हमारे मूलभूत अधिकार में गिने नहीं जाएंगे, लेकिन पार्ट 3 के बाहर भी कुछ ऐसे अधिकार है जो हमारे लिए काफी काफी इंपॉर्टेंट है। वो कौन कौन से है? पहला हमें देखने को मिलता है कि कोई भी टैक्स लेवी या कलेक्ट नहीं किया जाएगा एक्सेप्ट बाय द ऑथोरिटी ऑफ लॉ। मतलब कि अगर सरकार ने कोई ऐसा लॉ लाया ही नहीं है जिससे कि वो हम सांस लेने पर टैक्स जो है वो ले सके, लेकिन सरकार बोल रही है कि चलो 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 पैसा निकालो। हम बोले काय के लिए? अरे तुमने अभी सांस ली ना उसका, तो हमने बोला सांस लेने पे पैसा कहाँ लगता है? नहीं अभी हमने लगा दिया। अरे भैया लगा दिया ऐसे थोड़ी, तुमने बोल दिया हो गया, ऐसा थोड़ी लगेगा। उसके लिए आपको पार्लियामेंट में बिल लाना पड़ेगा, बिल को पास करना पड़ेगा, फिर वो लॉ बनेगा, फिर उसके बाद आप हमसे पैसा मांग सकते हो। तो जब तक वो लॉ नहीं बनता है तब तक आप जो टैक्स है वो लेवी भी नहीं कर सकते हो, कलेक्ट भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। और दूसरी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है कि कोई भी इंसान को प्रॉपर्टी जो है उससे डिप्राइव नहीं किया जाएगा, है ना। अब ये हमें लीगल राइट जो है वो देखने को मिलता है जो कि पार्ट 3 के बाहर है कि किसी भी इंसान की जमीन नहीं हड़पी जाएगी एक्सेप्ट ऑथोरिटी ऑफ लॉ। अब ये जो है हमें आर्टिकल 265 300A में देखने को मिलता है। कभी कभार क्या होता है कि आपको सीधा ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि कौन कौन से राइट्स हमें पार्ट 3 के बाहर देखने को मिलते हैं। तो आपको कभी आर्टिकल्स भी दिए जा सकते हैं कि आर्टिकल 265, आर्टिकल 300A ऐसे आपको दिए जा सकते हैं। तो आपको आर्टिकल्स भी पता रहना चाहिए और कौन कौन से राइट्स है ये भी आपको पता रहना चाहिए। और तीसरा ये देखने को मिलता है कि ट्रेड, कॉमर्स और इंटरकोर्स जो है थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया फ्री रहेगा। आपको अगर किसी के साथ भी ट्रेड करना है, कुछ भी करना है तो फ्री रहेगा। लेकिन आपको लगेगा कि ऐसा तो होता नहीं है, टैक्स वैक्स तो लगते हैं। तो ये हम देखेंगे जब हम सेंटर स्टेट रिलेशन देखेंगे, स्टेट स्टेट रिलेशन देखेंगे, उसमें हम ये चीज़ समझने की कोशिश करेंगे। उसी के साथ साथ इलेक्शन जो है लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए वो अडल्ट सफरेज पर रहेगा। मतलब जो भी 18 साल की ऊपर उम्र के ऊपर है, जो भी एलिजिबल है वोट देने के लिए, वो यहाँ पर वोट दे पाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ अधिकार हमें देखने को मिलते हैं जो कि पार्ट 3 के बाहर है। तो डायरेक्टली आपको इस पर सवाल जो है वो आ सकता है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर हमारा फंडामेंटल राइट्स कंप्लीट होता है। तो अब हमने इतनी लंबी जर्नी जो कवर की थी तो फाइनली हमारा फंडामेंटल राइट्स कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको फंडामेंटल राइट का एक एक आर्टिकल काफी डिटेल में अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, आपके पूरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ, DPSP के साथ। तो जय हिंद।